Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of June 2025. तो गाइज आज है तारीख 30 जून 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके वहां पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पर 57.4 के सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सभी लेक्चर के अपडेट, लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट मोटिवेशन और भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड की जाती हैं जिससे आप वेल कनेक्टेड फील करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी लोगों को एक मैप का क्वेश्चन मिलेगा। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है जापान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। आज न्यूज़पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। कोई बिगिनर है, पहली बार अखबार पढ़ रहा है, अखबार कैसे पढ़ते हैं वो भी जानकारी मिलती है। कोई एडवांस लेवल पर प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर केवल न्यूज़पेपर पढ़ना हमारा काम नहीं है दोस्त, हम न्यूज़पेपर के साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं। तो नोट्स कैसे बनते हैं, इस आर्टिकल से क्या चीज़ रेलिवेंट है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो आपको पैटर्न भी एग्जाम का पता चलता है। क्योंकि एग्जाम के पैटर्न से हमको ये देखने को मिलता है हमारे लिए क्या काम का है, क्या नहीं काम का है। अदरवाइज आप इसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। और आजकल जो सिनारियो चल रहा है दोस्तों, वो भी मैं मतलब क्या ही बताऊँ, लंबे लंबे वीडियोज़ का है। अपने भी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं, लेकिन अपना फोकस ये होना चाहिए सटीक कंटेंट सटीक समय में, जिससे आपको कंज्यूम करने में आसानी हो, आप एग्जाम में वाकई में यहाँ पर इस पूरे लेक्चर से कुछ ना कुछ आउटपुट निकाल सको। ये होना चाहिए मेन पर्पस। तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज वापस से, जो हम पहले करते थे। हम पहले 1 घंटे के अंदर अंदर लेक्चर कवर करते थे, लेकिन हर एक चीज़ कवर करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय पर जैसी रेस लगी है यूट्यूब पर, अब मैं क्या बताऊँ, करना पड़ जाता है। मतलब इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैंने भी काफ़ी समय पहले जो लेक्चर हैं उनका एक्सपेंशन शुरू कर दिया, काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होने लगे। आपने देखा कई बार टाइम वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे थोड़ा दूर रहेंगे और काम की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला आर्टिकल। ये आपका पेज नंबर 1 है। 2 खबरें हैं पेज नंबर 1 पे, दोनों की दोनों काम की हैं और दोनों जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें पहले जानना होगा इस वाली खबर के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा काम की है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, महाराष्ट्र ने जो नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, इस पॉलिसी को करंट समय पर हटा दिया है। देखो आज से कुछ दिनों पहले का यहाँ पर यह मामला है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर पास किए और इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को प्राइमरी एजुकेशन के लिए 16 अप्रैल को ऑर्डर पास कर दिया गया कि हाँ, हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करेंगे। ये बात सरकार की साइड से बोली गई। अब इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, ओपोजिशन पार्टी, वो सब साथ में इकट्ठे हुए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी से हिंदी इम्पोजिशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, हिंदी का डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, मराठी का डोमिनेंस कम हो जाएगा। तो इसी के आधार पे सरकार को, यानी महाराष्ट्र की सरकार को, ये नई 3 भाषाओं वाली जो ये नीति है, इसको करंट समय पर रोकना पड़ा। तो इन्होंने करंट समय पर इस पॉलिसी को रोक दिया है और एक कमेटी का गठन किया है। गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी को ये काम सौंपा जाएगा कि वो कमेटी हमको इसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे आने वाले 3 महीनों के अंदर और बताए कि हमें ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी को किस तरीके से लागू करना चाहिए। अब इस कमेटी के हाथ में ये बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया गया है, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से लगभग 80 लाख जो प्राइमरी स्टूडेंट्स है, शुरुआती तौर की जो हमारी शिक्षा है, स्पेशली स्टेट बोर्ड के अंदर मराठी में, इंग्लिश मीडियम में, इन बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के या इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे डिपेंड करेगा। अब मामला यहाँ पर यह है कि जो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात हो रही है, ये फॉर्मूला प्राइमरी क्लासेस यानी प्राइमरी एजुकेशन से हटाया गया। जो छोटे बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए हटाया गया है। लेकिन जो सेकेंडरी क्लासेस के अंदर में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अभी भी इंप्लीमेंटेड है, अभी भी लागू है, याद रखिएगा। लेकिन ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वहां पे महाराष्ट्र की, वो डिमांड ये कर रही हैं कि इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एक्सेप्ट ना किया जाए।
जैसे दोस्तों यही केस रिसेंटली तमिलनाडु के साथ में भी हुआ था। आज से 3 महीने पहले मार्च के महीने में हमने डिस्कस किया कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन साहब, वो डिमांड ये कर रहे हैं कि सरकार ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आई है, इस पॉलिसी को हम तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे। और इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी की जगह ये 2 लैंग्वेज पॉलिसी होता तो इसको हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने अभी 2-3 महीने पहले मेंशन की है। तमिलनाडु की सरकार ने इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किया। समझ गए क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ये कह रहा है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी से हिंदी इंपोजिशन बढ़ जाएगा, हिंदी को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, हिंदी उन पे ज़बरदस्ती थोप दी जाएगी, ऐसा उनका मानना है। अभी एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी है क्या या कैसे काम करती है। तो अभी आपको ये मैटर समझ में आया होगा, ये क्या चल रहा है मामला, ये क्लियर हो गया होगा। ये देखो, ये वर्कर्स का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था इस पॉलिसी के अगेंस्ट में, तो महाराष्ट्र की सरकार ने रोक दिया कि चलो ठीक है भैया, खत्म करते हैं अभी पॉलिसी, कमेटी बताएगी अब क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ गए? अब रियलिटी में इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट क्या है उसके मैं आपके नोट्स क्रिएट करवाता चलूंगा। ये नोट्स ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने आपके ये इसी आर्टिकल से बनाए हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में समझ में आ गया। अब ये याद रखिए ये पॉलिसी की शुरुआत कहां से होती है। आपको याद होगा आज से 5 साल पहले साल 2020 में जो हमारी सरकार है वो नई शिक्षा नीति के साथ में आती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले अगर सिनेरियो देखेंगे तो हमारे एजुकेशन के अंदर में 10+2 करके इस तरीके का कुछ दृश्य हुआ करता था। याद होगा कि भाई 12th कर रहा है तो 10+2 यहां पर उसको हम लोग कहते हैं। लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति लागू होती है तो हमारा ये टारगेट था कि जो ये 10+2 है, जहाँ पे बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं सीख रहा है, हम इसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करेंगे। इसको हम 4 स्टेजेस के अंदर में बांटेंगे, जिसको 4 स्टेज में बांटा गया। और स्कूल एजुकेशन को ये बोला गया कि अब ये 10+2 ना कहला के 5+3+3+4 कहलाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। ये बात हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर में बोली गई। अब इस 5+3+3+4 का मतलब क्या है? इसमें पहला जो स्टेज होने वाला है वो होगा सेकेंडरी स्टेज, सॉरी लास्ट वाला स्टेज, जो 4 वाला स्टेज है वो होगा सेकेंडरी स्टेज। जो सबसे पहला स्टेज यहां पर आपको दिख रहा है, जिसमें जो पहला 5 हम लोगों ने मेंशन किया है, यह है फाउंडेशनल स्टेज, जहां पर बच्चे की फाउंडेशन, उसकी नींव पे काम किया जाएगा, एक्टिव बेस्ड लर्निंग पे काम किया जाएगा, उसकी मल्टी लेवल प्लेइंग एक्टिविटीज पे काम किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा यहां पर जो स्टेज होगा, यानी कि जो हमारा 3 वाला 3rd वाला जो ये स्टेज है, ये होगा मिडिल स्टेज। कौन सा होगा? मिडिल स्टेज। अब ये मिडिल स्टेज के अंदर में अगर आप देखोगे, सॉरी मिडिल नहीं, ये सेकंड वाला होगा हमारा प्रीपैरेटरी स्टेज, जहां पर प्ले, डिस्कवरी, वही अगेन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वगैरह सिखाई जाएगी। क्लासरूम में कैसे यहाँ पर इंटरेक्टिव रहना है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। फिर उसके बाद में जो हमारा दूसरा वाला 3 है वो होगा यहाँ पर मिडिल स्टेज, जहाँ पर लर्निंग, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर आपका सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके शामिल हो जाएंगी। तो जो पहले सिस्टम था दोस्तों, वो पहले सिस्टम मतलब 10+2 वाला था। अब उस सिस्टम को यहाँ पर हटा दिया गया। इसमें यहाँ पर बोला 5+3+3+4। 5 की जो हम बात कर रहे हैं, ये 5 साल जो बच्चे की शुरुआती एजुकेशन होंगे, इसमें वो 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल, बाल वाटिका, इस सब में यहाँ पर पढ़ेगा 3 से 6 साल तक। बाकी इसमें 3 के बाद जो 2 साल होंगे उसमें क्लास 1, 2 करके यहाँ पर वो पढ़ लेगा। फिर जो बाकी 3 साल होंगे वो क्लास 3 से लेकर 5 तक होंगे। फिर जो नेक्स्ट 3 ईयर्स होंगे वो क्लास 6 से लेकर 8 तक होंगे। फिर 9, 10, 11, 12, ये 4 इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं एक विद्यार्थी के जीवन में, अपने स्कूल वाले एज में। तो बेसिकली जो लास्ट वाला 4 है, ये यहाँ पर होता है हमारा सेकेंडरी स्टेज एजुकेशन। तो जो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, इस पॉलिसी की जो ये 3 भाषा वाली नीति है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, इसको लागू रहने दिया है। लेकिन जो यहाँ पर ये प्राइमरी एजुकेशन है, शुरुआती थे, जो फाउंडेशनल स्टेज है, यहाँ पर दोस्तों सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू किया था महाराष्ट्र की सरकार ने, लेकिन वो करंट समय पर हटा दिया। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आगे की बात सुनिए। सर बार बार हम ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी का या इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये बोला था कि एक बच्चे को अपने जीवन में 3 भाषाएं पढ़नी हैं। अपने इस पूरे स्कूल एज के अंदर जब वो पढ़ाई करने के लिए, मतलब शुरुआती उसका जीवन शुरू होगा, तो उसको 3 लैंग्वेज के ऊपर काम करना होगा। पहले तो उसको पढ़ाया जाएगा उसकी खुद की रीजनल लैंग्वेज, जो भी रीजन से वो बिलोंग करता है, जिस भी रीजन में रह रहा है, जो भी उसकी मदर टंग है,
जो वो शुरू से बोल रहा है। तो पहले तो लैंग्वेज उसके पास में ये रहने वाला है। दूसरा लैंग्वेज होगा उसका, दूसरा कोई इंडियन लैंग्वेज, भारतीय कोई भी भाषा हो सकती है। अब इंडिया में दोस्तों आपको पता है बहुत बड़ी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। हमारे पास में ऐसी हज़ारों भाषाएं हैं जो लोग यहाँ पे बोलते हैं, लंबे समय से उसको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है इंडिया के अंदर में वो करंट समय पर हिंदी है। ठीक है, तो जो दूसरी इंडियन लैंग्वेज है इसको हिंदी के तौर पे देखा जा रहा है कि यहाँ हिंदी भी सिखानी है, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन इसमें कोई भी दूसरी इंडियन लैंग्वेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरी इंडियन लैंग्वेज मतलब हिंदी। बहुत सारे स्टेट्स ये बात बोल रहे हैं कि भाई एक तो मदर टंग हो गई, चलो मदर टंग बच्चा सीख लेगा, लेकिन दूसरी उसको हिंदी सिखाई जाएगी। तो हिंदी सिखाई जाएगी यानी कि जो हिंदी का डोमिनेंस है वो बढ़ाया जाएगा। और हिंदी का डोमिनेंस बढ़ाने के साथ साथ जो तीसरी भाषा यहाँ पे बोली जा रही है वो है फॉरेन लैंग्वेज, दैट मीन्स इंग्लिश, मतलब ज़्यादातर इंग्लिश ही होगी। तो ये 3 भाषा बच्चों को पढ़ाई जाएगी शुरुआत में। ये बात 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में मेंशन की गई। एक मदर टंग जो उसकी खुद की भाषा है, दूसरी कोई इंडियन लैंग्वेज और तीसरी यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज। और इस पूरे फॉर्मूला को लेकर सभी राज्य को हर प्रकार से छूट दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई कि भाई आपको जो भी भाषा ऑफर करनी है आप पढ़ाइए। किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है कि आपको यही भाषा पढ़ानी है। समझे? अब इसमें समस्या क्या निकल कर आती है? समस्या ये निकल कर आती है, चाहे वो महाराष्ट्र का केस ले लो या आप लोग यहां पर तमिलनाडु का केस ले लो। ये स्टेट्स ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है हिंदी को कंपलसरी करने के लिए। और सरकार ने, महाराष्ट्र ने भी यहां पर, मतलब महाराष्ट्र को लेकर यह बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र ने क्लास 5 तक की 5वीं क्लास तक बच्चे के लिए हिंदी को कंपलसरी करने की कोशिश की। और हिंदी को कंपलसरी करने की जैसे ही कोशिश की उसके बाद ये प्रदर्शन, वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और वहां पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बोला ये हिंदी इम्पोजिशन है, ये हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है हमारे ऊपर। और सरकार को प्रेशराइज किया कि सरकार अपना डिसीजन वापस ले। सरकार ने डिसीजन वापस ले लिया। अब कमेटी का गठन हुआ, कमेटी बताएगी भैया पॉलिसी कैसे लागू करनी है कैसे नहीं। 3 महीने बाद इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो आ जाएगा। तो आप सोचोगे सर इसमें चिंता का विषय है क्या? तीनों भाषा है तो मदर टंग को भी यहां पर अप्रूवल दे रहे हैं, हिंदी को भी यहां पर चलो वैल्यू मिल रही है, फिर उसके बाद यहां पर इंग्लिश भी है। जब तीनों भाषाएं हैं तो की कंसर्न क्या है, चिंता क्या है, जरा हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। अब सुनिए चिंताएं हैं क्या एग्जैक्टली। पहली चिंता है यूनिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी, जो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। यानी इस आर्टिकल में यह बोला जा रहा है, कुछ स्टेट्स ये कह रहे हैं कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो अल्टीमेट टारगेट है वो है एक भाषा को प्रमोट करना, विच इज हिंदी। और हिंदी को अगर हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे, फिर हिंदी को आगे जाके और भी कंपलसरी कर दिया जाएगा, वैल्यू और मिलेगी, तो इससे यहाँ पर हम डिवाइड हो सकते हैं। कंट्री को यूनाइट नहीं डिवाइड कर रहे होंगे, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है कि एक कंसर्न है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, जहां पे आपको देखेंगे हमारे पास में, मतलब हमारे देश में कितने सारे रिलीजन हैं, कितने सारे अलग अलग कल्चर हैं, ट्रेडिशन है ना। सबके ट्रेडिशन, सबकी प्रथाएं, सबकी कस्टम प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं और सब मिलकर रहते हैं। भाषाएं अलग अलग हैं, आप देखोगे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग है। तो इंडिया एक लिंग्विस्टिक डाइवर्स कंट्री है जहां पे भाषाएं तमाम हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में केवल एक भाषा के ऊपर में जोर देना, उसको एक भाषा को लागू करना, यह सही नहीं होगा। तो यह बात यहां पर बोली जा रही है कि पहली चिंता तो यह है। दूसरा जो इशू है वो है रीजनल आइडेंटिटी, यानी जो एक भाषा होती है वो एक इंसान के कल्चर को दर्शाती है, उसके कल्चर से, उसके सांस्कृतिक से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी होती है। तो हिंदी को जब हम लोग लागू कर रहे होंगे, इम्पोज कर रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी और भाषाओं को दबा देगा, दूसरी भाषाओं के लिए खतरा होगा। मराठी, तमिल और भी दूसरी भाषाएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो हिंदी का ही फिर धीरे धीरे उपयोग होगा। जैसे आज बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो पहले कुछ समय पर चली, उसके बाद उनका यूज़ कम हो गया, आज वो लोग नहीं बोल रहे, आज उसकी बजाय हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात इन गवर्नमेंट्स का कहना है। फिर तीसरा यहां पर ये चिंता व्यक्त करते हैं वो है अनइक्वल इंप्लीमेंटेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज, मतलब जो ये शिक्षा नीति लेकर आई गई थी 2020 में, ये कहती है कोई भी भाषा पढ़ाई जा सकती है अगर 20 बच्चे उस भाषा को पढ़ने के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं, कहते हैं हमको ये भाषा पढ़ाओ, तो वो पढ़ाई जाएगी। लेकिन रियलिटी के अंदर में अगर आप देखोगे तो कोई भी व्यक्ति बिहार के अंदर में तमिल नहीं सीखना चाहता, या कोई भी तमिलनाडु के अंदर में जो हिंदी है वो नहीं सीखना चाहता। तो सर ये है सिनेरियो आज के समय पर। तो जब ये कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है तो हिंदी अक्सर एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज बनकर आती है, मतलब ईजी है समझने के लिए,
है ना। तो काफ़ी मतलब ईजी हो जाती है समझने के लिए। तो स्पेशली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो रीजनल लैंग्वेज है, बाकी सारी रीजनल लैंग्वेज जगह जगह की अपनी अपनी कल्चर की लैंग्वेज वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं और वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, और हिंदी अक्सर ऑटोमेटिकली कह सकते हैं क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बन जाता है, लोग हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में ये जो हिंदी वाला जो मामला है ना, इसको हटा दिया जाए, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती हैं। फिर चौथा यहाँ पे कंसर्न इन पार्टीज ने, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे महाराष्ट्र के अंदर ओपोजिशन पार्टीज हो, वो यहाँ पर ये कहती हैं कि जो हिंदी है ये एसोसिएटेड है सेंट्रल पॉलिटिकल पावर से, यानी केंद्र सरकार जो है करंट समय पर वो बीजेपी की है, तो उनसे एसोसिएटेड है हिंदी भाषा, है ना। तो हिंदी भाषा का वो पॉलिटिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल यूज कर करके हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर करके और ज़्यादा डिवाइड क्रिएट हो सकता है, रीजनल डिवाइड क्रिएट हो सकता है कि मतलब जैसे कई बार बोल दिया जाता है ऊपर हिंदी लैंड है, नीचे साउथ इंडियन लैंड है, वो डाइवर्सिफिकेशन कुछ लोगों के माइंड में, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सब एक हैं, हम इंडियंस हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये चीज़ें चलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो कुछ बोलेगा वो कुछ बोलेगा, वो चलता रहता है, जैसा अभी आप लोग सामने देख पा रहे हैं। उसको थोड़ा साइड कीजिए, लेकिन इस पूरे मैटर की गहराई को समझिए। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होना, उसका इंपॉर्टेंस होना, हर एक भाषा की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है, हर एक कल्चर ज़रूरी है उसको बचाना, हर एक भाषा को बचाना ज़रूरी है, ये समझना आपको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या है, आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर कोई पॉलिसी आती है तो वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे, ना कि केवल एक भाषा को ज़्यादा प्रमोट कर रही हो। और ये जो काम है ये नेशनल गवर्नमेंट ना करके ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दे, राज्य सरकारों को ये भाषा चुनने दे। अपनी लोकल ज़रूरत क्या है, उनका खुद का कल्चर क्या है, वो राज्य सरकारों से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। तो उनको चुनने दिया जाए, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे उनको कौन सी भाषा इस्तेमाल करनी है। इससे क्या होगा, मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट होगा, ज़्यादा भाषाएं यहाँ पर रहेंगी, आपस में हर एक भाषा सब लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहेगा, ठीक है। तो जो नॉन हिंदी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जहां पर हिंदी नहीं बोली जा रही है, वहां पर जो दूसरी भाषाएं हैं उनको प्रमोट करना ज़रूरी है, ना कि हिंदी को डोमिनेंस बनाना। ये बात आर्टिकल में मेंशन की गई। तो आई होप आपको ये महाराष्ट्र वाला सरकार का केस समझ में आ चुका होगा, जहां पे इन्होंने क्लास 1 से लेकर 5 तक 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, हिंदी को कंपलसरी बनाने की कोशिश की, ऐसा ओपोजिशन पार्टीज कहती है। प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने हटा दिया। नई कमेटी का गठन हुआ, इस कमेटी को हेड करेंगे नरेंद्र यादव जी, और वो स्टडी करेंगे इस मामले को और बताएंगे कि भैया क्या है मामला, क्या नहीं है, कैसे इसको लागू करना है। अब इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मराठी एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है ना। तो मराठी स्पीकिंग जो पीपल हैं उनको ये डर है कि हिंदी कंपलसरी हो जाएगी, और हिंदी कंपलसरी होते होते इससे उनकी जो रीजनल आइडेंटिटी है, पहचान है ना, महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए जाना जाता है, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी है दोस्तों, वो आइडेंटिटी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि आज मराठी यूनिटी की ज़रूरत है और इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। फिर लास्ट में एक बात और बोली जाती है कि सर ये जो नेशनल पॉलिसी है, मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके डिसीजन ले रही है, जबकि जब एजुकेशन की बात होती है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में डिसीजन लेना, क्योंकि एजुकेशन देखोगे तो हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है ना, जो आपके स्केड्यूल्स हैं उसमें, तो आपका कौन कौन सा लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी मैटर्स होते हैं वहाँ पे राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब राज्य सरकार और साथ ही साथ में जो केंद्र सरकार है, दोनों मिलकर यहाँ पे पॉलिसीज बनाएंगे। तो इस कंट्रोवर्सीज के अंदर में ये दिखाया जा रहा है कि जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, या फेडरल इश्यूज हो रहे हैं जहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा यहाँ पर डिसीजन ले रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर शो की जा रही है, इसको बैलेंस करके चलना ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये 3 लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट करती है, लेकिन ये 3 लैंग्वेज फार्मूला अपने अपने राज्यों के हिसाब से, वहाँ पे जो लोग हैं, रीजनल आइडेंटिटी है, उनका लोकल कल्चर है, उसके हिसाब से होना चाहिए। ये बात लोगों की साइड से बोली गई, नहीं तो फिर इसका जो प्रोटेस्ट है इसके खिलाफ में वो शुरू होगा। और जैसे अभी महाराष्ट्र सरकार ने इसको स्क्रैप किया है, आगे इसको लेकर और भी एक्शंस लिए जाएंगे। तमिलनाडु ऑलरेडी कह चुका है कि भैया हम तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं करने वाले, हम 2 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करेंगे। जो एनी अदर इंडियन लैंग्वेज है वो कॉन्सेप्ट हटा दो। एक तो तमिलनाडु वाला ये कह रहे हैं, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, कि हम तो एक तमिल सिखाएंगे, दूसरा इंग्लिश सिखाएंगे, हिंदी से हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो बेसिकली आज देखोगे देश के अंदर में
हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक बाहर की भाषा लेनी पड़ती है इंग्लिश, जिसके साथ हम आपस में एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। अदरवाइज अपनी कोई भी इंडियन लैंग्वेज नहीं है जिससे हम पूरे देश को एक साथ कनेक्ट कर सकें। वो इंग्लिश है, लेकिन वो भी इंग्लिश बाहर की भाषा है जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। ये समस्या है। काश ऐसा होता, कोई भी इंडियन लैंग्वेज होती जिससे हम सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते। कोई इम्पोजिशन वाली बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम समझते हैं सबकी भाषाएं और उस भाषाओं की सुरक्षा करना ज़रूरी है। सबका अपना कल्चर है, उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो कोई इम्पोजिशन वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही है, समझ गए। अब आते हैं आगे। अब सुनिए दोस्तों, यहाँ पर इसी आर्टिकल के आधार पे आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद में जो है एक शानदार सा आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, और सबमिट कहाँ पे करना है बता दूंगा। क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये आर्टिकल हमारा मेंस के लिए है, क्योंकि बिल्कुल यही सेम टॉपिक आज के हमारे एडिटोरियल में भी पब्लिश हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन इंडिया। क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सर, आपके सामने चुनौती कौन कौन सी है। हम 3 लैंग्वेज वाली पॉलिसी को लेकर तो आए, लेकिन इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है बताओ, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में शेयर किया तो आप महाराष्ट्र, तमिलनाडु 2 एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं। आपके 250 शब्दों में आंसर पूरा हो जाएगा। और जो यहाँ पर ये देखो 150 मार्क्स, वाह, 15 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आपको आप आराम से लिख पाएंगे, समझे। तो हिंदी में इसको रीड कर देता हूं। भारत में 3 भाषा सूत्रों को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं वो बताइए। हाल के उदाहरण के साथ आपको वर्णन करना है, इसके बारे में बताना है। तो आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट करते हैं। आप अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं, जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, सामने वाले को कुछ रिकमेंडेशन भी आप अपने दे सकते हैं। जब आंसर को लिखो तो ये कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना। आंसर की शुरुआत आपकी इंट्रोडक्शन के साथ होगी। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बता देना, इसका मेन पर्पस क्या है वो समझा देना। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस यहाँ पर दिखा देना कि भैया देखा जाता है कि कई बार 3 लैंग्वेज फार्मूला ऐसा काफ़ी पार्टीज की साइड से बोला जा रहा है, इस चीज़ को दिखाया जाता है कि हिंदी का इम्पोजिशन हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल पॉलिसी को लेकर एक बीच में फ़र्क आ जाता है। फिर कुछ भाषाओं का यहाँ पर कुछ भाषाओं पे दबाव पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ चैलेंजेस करंट समय पर शो करे गए हैं जिससे प्रोटेस्ट होता है और ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो ये आप कहोगे 2 जगह पे आपने क्यों डिस्कस किया। रीज़न ये है क्योंकि दोस्तों आज न्यूज़पेपर में एक तो आर्टिकल ये पब्लिश हुआ है पेज नंबर 1 पे, दूसरा आर्टिकल जो आपके सामने प्रेजेंट है वो ये है आज का एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में भी दोस्तों इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, ठीक है, हमें जो यूनिफॉर्मिटी है उस यूनिफॉर्मिटी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है देश के अंदर में अलग अलग भाषाएं हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, जो इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। ना आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे आपने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के नोट्स क्रिएट करे, वैसे ही अभी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल होने वाले हैं जो अभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हर एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के नोट्स आपके बनवाए जाते हैं, वो सारे नोट्स आपके क्रिएट करे जाते हैं एक PDF के फॉर्म में। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, इसी पेड ग्रुप के अंदर में। ये PDF हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है, चाहो तो प्रिंट आउट करवा लो, चाहो तो आप एज इट इज़ डिजिटल फॉर्म में रीड करना चाहो तो आप डिजिटली इसको रीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों अगली जो खबर है वो यहाँ पर ये बात करती है अहेड ऑफ सेंसस, क्योंकि अब जनगणना होने वाली है। आपको पता है दोस्तों जो जनगणना होती है वो हर 10 साल बाद होती है। तो आखिरी जो हमारी सबसे लेटेस्ट जनगणना है वो 2011 की है, क्योंकि आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। तो आप कहोगे सर आप कह रहे हैं हर 10 साल में होती है,
तो 2011 के बाद अब ये 2021 में हो जानी चाहिए जनगणना। अब ये बोला जा रहा है जनगणना होने वाली है, तो 2021 में क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोविड फैल चुका था, महामारी की वजह से जनगणना नहीं हुई, बीच में फिर इलेक्शंस आ गए। अब फाइनली यहाँ पर सरकार बन चुकी है, तो अब डिसाइड इन्होंने ये किया है कि 2027 तक इस लेटेस्ट जनगणना को समाप्त कर दिया जाएगा। और इस जनगणना की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। तो 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू होने वाली है, याद रखना। और 2027 तक इसको खत्म किया जाएगा। फिर हमारे पास में एक होलिस्टिक डेटा होगा कि हमारे देश की पॉपुलेशन एग्जैक्टली क्या है। अभी तो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश इंडिया है, जो सही बात भी है। लेकिन ये जनगणना के आधार पे पता चलेगा, सेंसस के बाद हमको पता चलेगा, क्योंकि इस जनगणना में हम अपने देश की आबादी की काउंटिंग ही तो करते हैं। पॉपुलेशन काउंटिंग को सेंसस कहते हैं। अब ये पॉपुलेशन काउंटिंग बड़ी डाइवर्सिफाई तरीके से होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें या बहुत सारा डेटा अपने पास में जनगणना का प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो अभी जनगणना शुरू होने वाला है और हमें उससे पहले अपने देश की अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं वो सेट करनी होंगी, यानी ब्लॉक बनाने होंगे। तो ये ब्लॉक बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जिसको हम बोलते हैं एनुमरेशन ब्लॉक। तो हर एक ब्लॉक के अंदर में कुछ घर होंगे, है ना, कुछ परिवार होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे, उनकी जनगणना यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों 2021 के लिए भी ऐसे ही ब्लॉक फाइनलाइज करे गए थे और 24 लाख ब्लॉक बनाने की बात की गई थी। 24 लाख ब्लॉक फाइनल किए गए थे 2021 की जनगणना के लिए। तो वो 24 लाख ब्लॉक एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो ब्लॉक होता है ना, मतलब अपने एक टेरिटरी, एक रीजन को चुन लिया जाएगा जिसमें लगभग 150 से लेकर 180 घर होंगे या 650 से लेकर 800 लोग होंगे, ताकि उनकी जानकारी सही तरीके से मिल सके, सेंसस हम लोग कर सकें। तो ऐसे जगह जगह से ब्लॉक डिवाइड कर देंगे। उस ब्लॉक के लिए नए नए ऑफिसर्स को यहाँ पर तैनात किया जाएगा जो जनगणना करेंगे। और पहली बार ऐसा होगा कि डिजिटली इस जनगणना को कंडक्ट किया जाने वाला है। ठीक है, तो अभी जो है अपडेट यह है, जो हमारा आरजीआई है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि आरजीआई का ही मेन काम होता है सेंसस कंडक्ट करवाना। तो आरजीआई ने सभी राज्यों को यह कह दिया है कि जो आपका पहला फेस होने वाला है पॉपुलेशन सेंसस 2027 का, इसकी जो स्केड्यूलिंग है वो स्केड्यूलिंग शुरू हो जाएगी, यानी तैयारी 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी कर लो और अपने जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं उसको फाइनलाइज कर दो। सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो उन ब्लॉक्स के हिसाब से जिस ब्लॉक में जितने घर आ रहे होंगे उनकी काउंटिंग की जाएगी, लोगों की काउंटिंग की जाएगी, लोगों की जो डिटेल्स है वो हमको पता चलेगी। वो सारी रिपोर्ट जनगणना के अंदर में आपको मिल जाने वाली है, लेकिन उसके लिए वेट करना है, 2027 तक मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यह है, इस आर्टिकल में सर फिर क्या काम का हुआ? काम का हुआ आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो तैयारी करने के लिए बोल रहा है कि भैया तैयार हो जाओ, जनगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी जल्द ही और 2027 तक इसको खत्म किया जाएगा। तो आखिरकार ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है, इसके पास क्या पावर्स होती हैं, जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, मतलब इसी पैटर्न के आधार पे। और अब तो सेंसस न्यूज में है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो परेशान मत होइए, मैं आपको पढ़ाता हूं। नोट्स आपके ये रहे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को लेकर पहला क्वेश्चन बनेगा, ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारा गृह मंत्रालय है, इसके अंडर में आता है। इस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1949 में। ठीक है, अब ये जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल का, इसको हेड कौन करते हैं? एक रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, एक एक्स ऑफिशियो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, वो इसको हेड करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको कलेक्ट करना, पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी आबादी है, वो सब डेटा यहाँ पे कलेक्ट करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और इसका एक और काम है, आज हमारे पास में दोस्तों दुनिया में, देश में, हमारे देश में काफ़ी लोगों के जन्म हो रहे हैं रोज़, बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है रोज़। तो आपको पता होगा जितने लोगों का जन्म हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन, जो लोगों का डेथ होता है उसका रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ताकि देश का जो डेटा है वो अपडेट होता रहे। उसके लिए हमारे पास में एक एक्ट है, वो भी 1969 का, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, याद रखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट को कौन लागू करता है? यही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट करता है, इसको चलाता है। यानी जो भी डेथ हो रही है, जितने भी लोगों का जन्म हो रहा है, वो सब रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू किया जाता है और रजिस्ट्रेशन करने का काम हमारे इसी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का होता है।
तो पहला इसका मेन फंक्शन, मेन कार्य क्या हो गया, सेंसस को यानी जनगणना को कंडक्ट करना। दूसरा यहाँ पे वही रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को अपडेट करना, वो सारा का सारा डेटा अपलोड करता है। तीसरा इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना किसी हालत में नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है, वो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया में जो अलग अलग भाषाएं हैं, मैंने आपको बताया भारत एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग भाषाएं हैं उनका सर्वे, उनकी डिटेल भी कंडक्ट करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, बताइए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन कंडक्ट करता है, तो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है। और पहला लिंग्विस्टिक सर्वे, पहला भाषा के आधार पर जो सर्वे भारत में होता है, इसको कंप्लीट करने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रेयरसन नाम के पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने 1928 में किया। ये पहला लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के, याद रखिएगा। ये बहुत काम की चीज़ आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये यूपीएससी का 2022 का प्रश्न है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 2 स्टेटमेंट दिए गए और बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये इकलौते ऑफिसर होते हैं सरकार के जिनको ये अलाउ किया जाता है कि वो पार्लियामेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। पहला स्टेटमेंट गलत है। कहोगे क्यों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तो अलाउ किया जाता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन सॉलिसिटर जनरल को तो अलाउ नहीं करते ना दोस्त। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, यानी कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में संविधान के अंदर में मेंशन किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार के वो ऑफिसर्स होते हैं जो पार्लियामेंट की मीटिंग्स में भी जाते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, हाँ वोटिंग नहीं कर सकते। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, याद रखना। तो इधर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन अभी के लिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखो, संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं जब जो सरकार, जिस सरकार ने अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया था, अगर वो रिजाइन करते हैं तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल को भी अपना रिजाइन सबमिट करना होगा। ऐसा है कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। समझ गए? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि दोनों में से दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इसी आधार पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ के जाना, ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला जो आर्टिकल है बेसिकली ये हमारा एडिटोरियल है ना। तो अब जो ये एडिटोरियल होने वाला है ये हमारे लिए बहुत काम का है। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर आपको ये वाला एडिटोरियल मिल जाएगा। आर.के. वैद साहब जो कि एक फॉर्मर इंडियन पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, इनके बहुत शानदार आर्टिकल्स होते हैं। एडिटोरियल बहुत कम डिस्कस करता हूं मैं, जो काम के होते हैं वो डिस्कस करता हूं। आज काम के थे, पहला वाला 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो हमने डिस्कस किया, इसी के बगल में ही यहाँ पर ये पब्लिश हुआ एडिटोरियल, ये देखोगे है ना, जो अभी हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। फिर उसके बाद जो दूसरा एडिटोरियल है वो आपके सामने ये प्रेजेंट है। अब जो मैं आपको चीज़ें यहाँ पर लिखूंगा, बताता चलूंगा, ठीक है, नोट्स बनवाता चलूंगा, तो उस चीज़ को नोट डाउन करते रहना अगर आपको एडिटोरियल के नोट्स बनाने हैं तो। यहाँ पे जो हमारे राइटर साहब हैं वो क्या कहना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। मैं लाइन टू लाइन हर एक चीज़ आपको बताता चलूंगा। राइटर ये कहते हैं कि देखिए साल 2023 की बात है, 2023 में भारत सरकार ने 3 इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश लॉज थे, अंग्रेज़ों के कानून थे, उन अंग्रेज़ों को कानून को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, क्या रिप्लेस किया भाई? याद होगा आईपीसी, पहले हमारे पास में इंडियन पिनल कोड हुआ करता था। आईपीसी 1860 में अंग्रेज़ लेकर आए थे, तो आईपीसी को हटा के यहाँ पे हमने नया लॉ बनाया, भारतीय न्याय संहिता, ये नया नाम इसको दिया गया। फिर ऐसे ही दोस्तों आपका सीआरपीसी हो गया, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 1973 में लेकर आया गया था इन ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करके हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया। फिर ऐसे ही दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट होता था 1872 का, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। तो ये 3 नए हमारे पास में लॉज आ गए। अब लॉज के अंदर बदलाव क्यों करे गए? क्योंकि जितने भी पुराने लॉ थे वो अंग्रेज़ों के, जब रूल चल रहा था, अंग्रेज़ों के शासन के समय पर लिखे गए थे, और वो भी लगभग 150 साल पुराने। 1860 का लॉ है, 1872 का लॉ है। तो इस वाले लॉ के बहुत सारे हिस्से बहुत पुराने हो चुके थे और वो कॉलोनियल माइंडसेट के थे, अंग्रेज़ों का अपना दिमाग था, उसके हिसाब से उन्होंने बनाया। तो जो आज की सोसाइटी से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, आज की टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खाते थे, आज जैसा न्याय दिया जाता है उससे मेल नहीं खाते थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इन लॉज के अंदर बदलाव कर दिए। तो अब नया हमारे पास में आ चुका है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। राइटर कहते हैं कि हमें इन लॉज की ज़रूरत क्या पड़ गई? पहले तो ये बताओ, जब पुराने लॉज चल रहे थे
आपने अचानक से 2023 में चेंज किया है ये, और लॉज हैं 150 साल पुराने। तो हमने अचानक से मतलब नए नियम की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्वेश्चन ये है। तो राइटर कहते हैं कि नए नियम की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुराने वाले नियम में कुछ समस्याएं थी, क्योंकि पुराने वाले जो लॉ थे वो ज़्यादा पनिशमेंट पे फोकस करते थे, यानी ज़्यादा सज़ा पे सज़ा देने की बात करते थे, न्याय पे ज़्यादा काम नहीं किया जाता था। पुराने जितने भी लॉ थे उनमें लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत हार्ड थी। और आज के समय पर जैसे डिजिटल क्राइम हो रहे हैं, कंप्यूटर्स की हैकिंग हो रही है, साइबर क्राइम है, पहले तो होता नहीं था ये सब, तो वो सब चीज़ों का जिक्र उसमें है ही नहीं। और फिर पहले के जो लॉ थे वो ज़्यादा पावर पुलिस को दे चुके थे, सिटीजन्स के पास में कोई हक ही नहीं था, तो पनिशमेंट ही पनिशमेंट ज़्यादा था। हमारा मेन काम है किसी ने अपराध किया है तो उसको सुधारा जाए, क्या केवल यहाँ पर उसको पनिशमेंट दिया जाए। अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, वो सुधर जाए, वापस से जीवन सही तरीके से जिए तो बेटर रहेगा। ये अल्टीमेट तरीका ये जीवन भर यहाँ पर उसको दंड देते रहें। तो पुराने लॉज कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। राइटर कहते हैं इसलिए नए लॉ आए, और नए लॉ में हमारा मेन पर्पज़ यही था कि जो जस्टिस, जो न्याय है वो सिटीज़न फ्रेंडली हो। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसका हम इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो सके, लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। और जो पावर हम पहले वाले लॉ में पुलिस को ज़्यादा दे चुके थे, अब वो जो पावर है उसका मिसयूज़, दुरुपयोग ना हो, इसलिए डिवाइड कर दिया गया। ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे, यहाँ पे सबूत पे ज़्यादा काम किया गया। तो पुराने लॉ में बदलाव करके ये हमने नए लॉ को प्रेजेंट किया। अब राइटर कहते हैं कि आज के समय पर जो ये नए लॉज हैं, ये नए लॉज एग्जैक्टली लागू कैसे हो रहे हैं, ज़रा इस पे थोड़ा सा बताइए। तो नए लॉज ऐसे लागू हो रहे हैं कि आज हमारे पास में एक डिजिटल टूल आ गया है, क्योंकि नए लॉ को लागू करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना था। सरकार ने एक नया एप्लीकेशन बना दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। और उस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर राइटर ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। उस एप्लीकेशन का नाम है ई साक्ष्य एप्लीकेशन। ठीक है, ई साक्ष्य एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। राइटर ये कहते हैं ठीक है, सब कुछ बढ़िया हुआ, पुराने लॉ हट के नए लॉ आए, समय के हिसाब से अपडेट करना अपना आपको ज़रूरी है। लेकिन सर आपने जो ये एप्लीकेशन बनाया है ना, इस एप्लीकेशन के फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। भाई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, पुलिस के पास में ट्रेनिंग ही नहीं है, तो आप यहाँ पे इस लॉ का करेंगे क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो राइटर कहते हैं डिजिटल टूल एप्लीकेशन आ गया, ई साक्ष्य बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है जो पुलिस ऑफिसर इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, वहाँ के वीडियोस रिकॉर्ड करना, फोटोज़ अपडेट करना इस एप्लीकेशन पे, टाइम स्टाम्प, उसकी लोकेशन अपलोड करना, ताकि हर एक बात वो रिकॉर्ड फॉर्म में रहे हमारे पास में। जो विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, कोई सबूत है अपने पास में, विटनेस है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, डिजिटल प्रूफ बनाना, ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन पे अपलोड करी जाती है। पुलिस ऑफिसर्स के लिए बेहतरीन एप्लीकेशन है कि भाई जो भी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं वो ठोस हैं और एक बार में सारा का सारा डेटा अपलोड हो चुका है, दोबारा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, या दोबारा कोई यहाँ पर बयान देने आए तो उसके साथ वो तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ में सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं जो हमने लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखी हैं इस एप्लीकेशन पे। तो एक सिक्योर फॉर्म है साक्ष्य लॉकर्स करके, और ये साक्ष्य एप्लीकेशन बेस्ट तरीके से काम कर रहा है, राइटर ये कहते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन ज़रूरी भी है क्योंकि सबूत हमारे मजबूत होने चाहिए, ज़्यादा रिलायबल होने चाहिए, और कोर्ट में ये बेहतर तरीके से काम करेंगे, बेस्ट है। लेकिन राइटर कहते हैं इसमें एक और चीज़ ऐड करी गई, वो है फॉरेंसिक्स। तो जो पुलिस है इसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है, पुलिस को जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो भी आप पुलिस वाले ले जा सकते हैं क्राइम सीन पर, ये चीज़ नया ऐड कर दिया गया। पहले वाले लॉ में ये नहीं था। पहले वाले लॉ में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो क्राइम सीन तक नहीं जा पाते थे, जो सामान वहां से मिला है उसको फॉरेंसिक लैबोरेटरी में भेजा जाता था। यानी किसी का मान लो कहीं पर क्राइम हुआ है, मोबाइल मिला है, तो मोबाइल में क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो वो सब डिटेक्ट करने के लिए कोई नहीं देख सकता, फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस क्राइम सीन पे आ सकता है। ये बात अलाउ की गई उसी भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन नंबर 176 के अंदर में। ठीक है, नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये अलाउ किया गया। तो अब क्या है, पुलिस डॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डॉग्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए। फिर सेंट्रल फॉरेंसिक जो साइंस लैब है या नई प्रकार की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पर बनाई जा रही है रायपुर के अंदर में। तो फॉरेंसिक के ऊपर भी करंट समय पर बेहतरीन काम किया गया है, वो यहाँ पर राइटर का कहना है कि ये सब तो बढ़िया है यार, क्योंकि जितना ज़्यादा एविडेंस स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा केस स्ट्रॉन्ग, उतना जल्दी न्याय मिलेगा, उतना गलत लोगों को अरेस्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज इंडिया में केसेस ऐसे होते हैं जो क्राइम किसी ने किया है, अरेस्ट कोई और हो जाता है, तो फॉल्स अरेस्ट रुक पाएगा।
और जो कॉन्विक्शन रेट है वो इंप्रूव हो पाएगा। भारत में एक और प्रॉब्लम है कि भाई केस तो बहुत सारा है लेकिन मुजरिम साबित नहीं हो पा रहा है कोई। कारण यहाँ पर बहुत सारे हैं, एविडेंस स्ट्रांग ना होना, इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग ना होना। तो हम क्या कर पाएंगे, जो कॉन्विक्शंस हैं उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेट उसका इंप्रूव कर पाएंगे, जो अपराधी है उसको घोषित कर पाएंगे। लेकिन राइटर ये कहते हैं कि चलो ये सब कुछ तो बढ़िया हुआ, लेकिन लास्ट में आता है चैलेंजेस कि सर आप ई साक्ष्य एप्लीकेशन जो लेकर आए हैं, उस ई साक्ष्य एप्लीकेशन में कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप रिजॉल्व कर दें तो काम बढ़िया हो जाएगा। तो इस एडिटोरियल में समस्याएं बताई गई ई साक्ष्य एप्लीकेशन को लेकर। पहली समस्या है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। भाई बहुत सारे पुलिस ऑफिसर के पास में अच्छा फोन नहीं है जिससे वो इस एप्लीकेशन को चला सके अपने मोबाइल फोन में, या आप गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है तो गवर्नमेंट ने टैबलेट प्रोवाइड करवाए, लेकिन एक पुलिस स्टेशन के लिए एक टैबलेट है पूरा और ऑफिसर उसमें बहुत सारे हैं। तो सर ये एप्लीकेशन कैसा यूज हो पाएगा, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहली बात, आप बढ़िया चीज लेकर आए लेकिन गलती कहां पे कर गए, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम में। दूसरा सुनिए, कोर्ट कनेक्शंस यहां पर सबसे ज्यादा मिस होते हुए नजर आएंगे। यानी जो पुलिस है, इवन दो पुलिस यहां पर बहुत सारा डिजिटल एविडेंस स्टोर करके रखती है ना, तो पुलिस ने सारा कुछ एप्लीकेशन अपलोड कर दिया, सारा डिटेल्स अपलोड कर दी इस एप्लीकेशन में, लेकिन फिर भी कोर्ट कई बार पेन ड्राइव की डिमांड करती है, भाई पेन ड्राइव लेकर आओ। तो ऑफिसर को वो सारा डेटा यूएसबी में कॉपी करना पड़ता है, तब यहां पर उसको पेन ड्राइव में कन्वर्ट करने के बाद वो पेन ड्राइव देनी पड़ती है। तो काम बढ़ गया, पैसा खर्चा बढ़ गया। तो कोर्ट कनेक्शन यहां पर मिसिंग है कि भाई यहां पर कुछ ऐसा फीचर हो जिससे कोर्ट साथ ही साथ यहां पे वो डेटा सीधा सीधा उस एप्लीकेशन से यूज कर सके, है ना, कोई यूएसबी वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत ना हो। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम राइटर ने यहां पर जो मेंशन किया है, वो तीसरी प्रॉब्लम क्या है, वो तीसरी प्रॉब्लम है दोस्तों साइबर फॉरेंसिक्स। तो साइबर फॉरेंसिक्स आज इंडिया में काफी कमजोर है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स के पास में ये लैबोरेटरीज हैं ही नहीं, तो कई बार यहां पर जो डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम रेडी नहीं है। तो हमें फॉरेंसिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। लास्ट में यहां पर राइटर ये भी कहते हैं, चौथा जो यहां पे प्रॉब्लम है वो ये है, भारत के नए नियमों में वो यहां पर है छोटे छोटे अपराध को लेकर माफ कर देना। जैसे जो ये बीएनएस है, न्याय संहिता है, सुरक्षा संहिता है, इन सब के अंदर में कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन नंबर 112। ये सेक्शन नंबर 112 छोटे छोटे जो अपराध होता है ना, पेटी क्राइम्स जिसको बोलते हैं, उसको क्लियरली इन्होंने डिफाइन नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो छोटी चोरी हुई है, छोटी चोरी 5,000 रुपए से कम की कोई चोरी हो गई, तो उसको हम कोई सीरियस क्राइम नहीं मानेंगे, ये यहां पर बोला जा रहा है। तो सीरियस क्राइम नहीं मानेंगे मतलब भाई तो 5,000 रुपए कम होते हैं क्या? तो क्वेश्चन यह है कि सीरियस क्राइम आप क्यों नहीं मानेंगे? अगर क्राइम है तो उस तरह से ट्रीट किया जाए, नहीं तो फिर इसका मिसयूज होगा, ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग होता हुआ नजर आएगा। अब राइटर यहां पे लास्ट में ये कहते हैं कि अगर आपको इसको सही तरीके से लागू करना है, देन क्या करना होगा, हर एक राज्य को ये नए लॉ इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अगर इनको ये नहीं पता होगा इस्तेमाल कैसे करने हैं, एप्लीकेशन चलाने की नॉलेज नहीं है, या एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई वो कैसे यूज करेंगे? तो सरकार को फीडबैक लेना जरूरी है। सरकार हर एक पुलिस से, विक्टिम से, लॉयर से, जजेस से, जो सब इस एप्लीकेशन से कनेक्टेड हैं, उनसे फीडबैक ले, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे कि हाँ भाई यहां पर यह समस्या है और उस समस्या को फिक्स किया जाए। और अगर समस्या आ रही है तो आप ज्यादा फोन, ज्यादा टैबलेट, फॉरेंसिक किट्स ये सब प्रोवाइड करवा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को ज्यादा बेटर ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे हमारे देश का ही जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग होगा। समझ रहे हैं? तो ये नया लॉ जो है ना, ये एक मोल्ड मूव चलने के लिए कह रहा है कि भाई ठीक है, हमने पुराने ज़माने की जो सोच है, अंग्रेज़ों की सोच है, उसको ख़त्म तो किया, लेकिन हमें आज टेक्नोलॉजी को ध्यान से रखना होगा, आगे चलाना होगा, और इसके लिए ये सारे फीडबैक लेना गवर्नमेंट को ज़रूरी है। बस इतनी बात यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर में मेंशन की गई। क्लियर हो गया? अब सर इस एडिटोरियल के ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लिखें कैसे? आपने तो पढ़ा दिया, आगे कैसे लिखें आपको बताता हूँ। ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो भी पढ़ाया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट है, जो पुराने लॉज हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये भी तो पढ़ाया कि जो पुराने लॉज हैं वो ये हैं, पुराने लॉज को रिप्लेस करके नए लॉज ये आए। अब पुराने लॉज क्यों रिप्लेस करे गए, नए लॉज क्यों लेकर आए गए, देखो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ये सारा का सारा डिटेल आपको वहीं मिलेगा पेड ग्रुप के अंदर में। ये सारा स्ट्रक्चर में आपका पूरा कि चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, एग्जाम्पल क्या है, फीडबैक ज़रूरी है, लास्ट में कंक्लूजन, काम खत्म, आपका एडिटोरियल समाप्त। समझ गए? चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जो दोस्तों है ये अपना पेज नंबर 8 के ऊपर में प्रेजेंट है, याद रखिएगा।
ये पेज नंबर 8 पे जो आर्टिकल है ये आपका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का है, और इस आर्टिकल में यहां पर मेंशन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अब ये बाहर क्यों निकाला है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट से बाहर निकालने की पावर है या नहीं है? ठीक है, ये सब जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि आज हमारे देश के अंदर में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो RUPP वाली पार्टीज हैं। कौन सी? RUPP वाली, याद रखना। RUPP का मतलब रजिस्टर्ड, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको कोई नेशनल स्टेट का, यानी कि एक होती है नेशनल पार्टी, है ना, जो देश के स्तर पे पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, वैसे यहाँ पर स्टेट पार्टीज होती हैं, राज्यों की अलग अलग पार्टीज होती हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो वो रिकग्नाइज्ड है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक पहचान मिल चुकी है। ठीक है, तो अब यहां पर दोस्तों एक मान्यता मिल चुकी है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, RUPP कौन सी होती हैं? जो रिकग्नाइज तो हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड तो हैं, सॉरी रिकग्नाइज नहीं है, रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन अनरिकग्नाइज्ड हैं। ना ही कोई नेशनल स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है, ना ही कोई स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है, कोई दर्जा नहीं है, ऐसे चुपचाप काम कर रहे हैं, चुपचाप पीछे हैं, पॉलिटिकल पार्टी वर्क भी नहीं कर रही वो, लेकिन चुपचाप उस पॉलिटिकल पार्टी के फायदे कमा रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसको टैक्स में छूट मिलती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि सर, जो पॉलिटिकल पार्टीज 2019 से वर्किंग में है ही नहीं और अनरिकग्नाइज हैं, कोई पहचान नहीं है, काम नहीं कर रही हैं, बस खाली रजिस्टर्ड हैं, उन सबको हम लिस्ट से बाहर निकाल देंगे, ताकि टैक्स वगैरह की छूट के जो फायदे उनको मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डोनेशन मिल रहा है, वो सब रुक जाए, और हमारा जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा फेयर हो सके। समझ रहे हैं? तो मामला क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। ये मैंने आपको केवल ओवरव्यू दिया है, लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कौन सा पर्टिकुलर एक्ट है, कौन सा आर्टिकल है, क्या बात करता है, ये जानना ज़रूरी है, जो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए मैं आपके नोट्स क्रिएट करवा रहा हूँ, कैसे आपने पढ़ना है। तो ये रहा अपना एग्जैक्ट मैटर यह है कि वाई इज़ द इलेक्शन कमीशन डीलिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ को करंट समय पर इलेक्शन कमीशन बाहर क्यों निकाल रहा है, डेलिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी पार्टीज आज ऐसी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, रियल लाइफ में वो काम नहीं कर रही हैं, और ऐसी पार्टीज को लेटर पैड पार्टीज कहा जाता है। यही थंबनेल में लिखा हुआ है, इस बात को नोट कर लो, कहीं पे लिखना चाहो तो लिख लो। ऐसी पार्टीज को लेटर पैड पार्टीज कहा जाता है, जो केवल और केवल रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वह बॉडी जो भारत में सभी इलेक्शन, सभी चुनावों को कंडक्ट करवाती है। समझ रहे हैं? तो इसके अंदर में रजिस्टर होना ज़रूरी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चुनाव लड़ना है तो कोई पार्टी जो केवल पेपर पे पब्लिश हुई हुई है और ECI के अंदर में पेपर में लिस्ट है, लेकिन रियल लाइफ में काम नहीं कर रही है, उसको लेटर पैड पार्टीज कहते हैं। वो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं, कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब नहीं देते, इनका कोई ऑफिस भी नहीं है, लेकिन मज़े सारे ले रहे हैं, पार्टी बनाकर बैठे हैं, टैक्स के ऊपर छूट मिल रही है, उसके बेनिफिट मिल रहे हैं, सिंबल इनको मिला है, लेकिन सिंबल का कुछ लेना देना है नहीं इन लोगों से। तो फिर ऐसी पार्टीज को हम क्या बोलते हैं, लेटर पैड पार्टीज बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आज न्यूज़ यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ चुका है वर्किंग में। ये ऐसी सारी पार्टीज जो इनएक्टिव हैं उनको पकड़ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनको डीलिस्ट कर रहा है, ऑफिशियल लिस्ट से उनको हटा रहा है, ताकि जो ये पार्टीज़ के नाम पे फ्रॉड कर रही हैं, टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, इन सब का दुरुपयोग रोका जा सके। तो सर अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ रजिस्टर्ड पार्टी। ये रजिस्टर्ड पार्टी क्या होती हैं, जरा सुनिए। देखो, रजिस्टर्ड पार्टी क्या होती है, आपको अगर इलेक्शन लड़ना है क्या आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं? बिल्कुल। ये पावर कहां से मिलती है? आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। भाई संविधान के अंदर में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें आर्टिकल 19 को देखोगे, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज C को देखोगे तो ये एक फंडामेंटल राइट देता है, अधिकार देता है कि हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज भी यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलो आपको अधिकार मिल गया, तो भारत का कोई भी नागरिक हो, इंडियन सिटीजन है,
इंडियन सिटीजन का कोई भी ग्रुप मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। वो पावर उसको पहली पावर आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। और दूसरी बात, पार्टी बनाने के बाद में सर इलेक्शन अगर लड़ना है तो आपको जाना होगा अपने पार्टी को ऑफिशियली रजिस्टर करवाने के लिए। तो पार्टी तो आपने बना ली, अब ऑफिशियली रजिस्टर करवाने के लिए आपको जाना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उससे कहना होगा सर हमारी पार्टी को रजिस्टर कर दो। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 29A का यूज करेगा। सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये 1951 का कानून है, इसका सेक्शन 29A यूज होगा, जिसके आधार पे पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर कर दिया जाएगा। लेकिन केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी, तो रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब ये रजिस्टर पार्टी तो हो गई, लेकिन कुछ समय बाद फिर रिकग्निशन भी दिया जाता है नेशनल पार्टी का, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी है, कोई राज्य पार्टी है तो उस चीज़ का दर्जा मिलता है। लेकिन जिस पार्टी को नेशनल का कोई दर्जा नहीं मिला, स्टेट का दर्जा नहीं मिला, मतलब कि वो रजिस्टर्ड तो है लेकिन अनरिकग्नाइज है। अनरिकग्नाइज यानी कोई मान्यता नहीं मिली है। तो रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज यही होती हैं, याद रखिएगा, जिसको करंट समय पर ईसीआई कहीं ना कहीं आज कोशिश कर रहा है लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो मान लो आपके ग्रुप ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सोची, आप रजिस्टर करवाने के लिए ईसीआई के पास में गए, तो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या करना होगा, एक नई पार्टी जो होती है ना, सबसे पहली चीज पार्टी बनाने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अब अप्लाई करोगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके रजिस्ट्रेशन को देखेगा, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या विश्वास है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी में विश्वास, सोवरेनिटी को आप कैसे सपोर्ट करते हैं, इंडिया की इंटीग्रिटी को, इंडिया की एकता को कैसे सपोर्ट करते हैं, ये सब कुछ देखा जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद में अगर उसको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संतुष्ट हो जाता है तो पार्टी को रजिस्टर कर देगा, अगर संतुष्ट नहीं होता है तो रजिस्टर नहीं करेगा। और अगर रजिस्टर कर देगा तो वो पार्टी कौन सी हो गई, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इस पार्टी को ना ही अभी नेशनल राष्ट्रीय का दर्जा मिला है ना ही स्टेट का दर्जा मिला है। दैट मीन्स कोई मान्यता अभी मिली है नहीं। तो सर ये अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या हमारे देश में हैं? बहुत सारी हैं और बहुत बड़े फायदे कमाती हैं। क्या इन पार्टीज को कोई फायदा मिलता है? बिल्कुल फायदा मिलता है, तभी तो ऐसे छिप छिपा के ग्रुप पार्टी बनाकर बैठ जाते हैं और फिर वह इलेक्शन नहीं लड़ते, पार्टी बना के बैठे हैं और उसके बेनिफिट्स कमा रहे हैं। जैसे पहला बेनिफिट मिलता है टैक्स एग्जेम्पशन में, क्योंकि हमारा खुद का इनकम टैक्स एक्ट जो है इसका सेक्शन 13A के तहत ऐसी अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स में छूट दी जाती है। तो टैक्स में सर इनको छूट मिलेगी, डोनेशन भी आएगा, इलेक्शन के समय पर यहाँ पर इनको एक संबल मिल जाएगा ताकि वोटर इनको पहचान सकें। तो समझ रहे हैं, तो इससे ही थोड़ा बहुत फायदा कमाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर इसमें फिर दिक्कत क्या है, चलने दो जैसा चल रहा है। चलने इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि दोस्तों इन ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या बढ़ती चली जा रही है देश में। मई 2025 तक ये डेटा है कि आज हमारे देश में ऐसी 2800 से ज्यादा, कितनी, 2800 से ज्यादा रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट हैं, 2800 से ज्यादा। लेकिन इनमें से 2024 में यानी पिछले साल के जो इलेक्शन है केवल 750 पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा। तो भाई बाकी पार्टीज क्या कर रही हैं? इसका मतलब 2000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अभी इसके बेनिफिट्स केवल मजे मजे ले रही हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये पार्टीज दुरुपयोग करें ऐसी पावर का, इसलिए यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। और ऐसी फेक पार्टीज को याद रखिए दोस्तों, लेटर पैड पार्टीज कहा जाता है, जो केवल पेपर पे है, रियलिटी में कोई इलेक्शन वगैरह में शामिल नहीं है। समझ गए? तो ये जो इलेक्शन कमीशन होता है, पावर यह है, क्वेश्चन यह है क्या इलेक्शन कमीशन डी रजिस्टर कर सकता है? देखो, एक होता है डी रजिस्टर और एक होता है डी लिस्ट, दोनों का मतलब अलग अलग है सर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर भी कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डी रजिस्टर मतलब उसका वो औहदा, वो दर्जा छीन लेना। क्या ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है? नहीं। तो कहोगे सर आप क्या है? डी लिस्ट करने की पावर है, जो लिस्ट के अंदर में उसका नाम शामिल है, बस खाली लिस्ट में से हटा दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं छीना गया है। तो क्वेश्चन बनेगा, बताओ क्या, कि कैन द इलेक्शन कमीशन डी रजिस्टर अ पार्टी? नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में कोई भी ऐसी सख्त पावर नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर सके। वो भी इसलिए क्योंकि वो पार्टी काम नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं है कुछ समय से, उसलिए उसको डी रजिस्टर कर दिया जाए। ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है, याद रखिए। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया 2002 में, नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर का। इस पर्टिकुलर कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने
ये बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर सकता है बस, लेकिन डी रजिस्टर नहीं कर सकता। डी रजिस्टर तब तक नहीं कर सकता जब तक पहली चीज कि वो रजिस्ट्रेशन उस पॉलिटिकल पार्टी ने मान लो फ्रॉड तरीके से लिया है, तो भाई रजिस्टर डी रजिस्टर करने की पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। या फिर पार्टी यहां पर अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी, सरकार ने बोला कि भाई यूएपीए के तहत ये बहुत टेररिज्म वाली फंडिंग या कुछ इंडिया की एकता को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी पार्टी को डी रजिस्टर किया जा सकता है। या फिर वो पार्टी संविधान के अगेंस्ट जा रही है, तब भी डी रजिस्टर कर सकते हैं। तो इन तीन आधार पे डी रजिस्टर कर पाएंगे। अदरवाइज वो पार्टी एक्टिव नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ रही है, इस आधार पे डी रजिस्टर नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? जब तक लॉ बदलेगा नहीं तब तक ये होगा नहीं, तो लॉ अभी ऐसा ही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे बढ़िया चीज क्या कर सकता है? डी रजिस्टर तो नहीं कर सकता यार, ये स्पेशली इस आधार पे कि पार्टी काम नहीं कर रही है। तो ये इसके पास में दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? दूसरा ऑप्शन बचता है डीलिस्ट करने का, कि सर लिस्ट से बाहर निकाल दो, तो लिस्ट से ही बाहर निकाल देता है। 2019 से अब तक देखोगे इनएक्टिव, मतलब जितनी भी पार्टीज 2019 से अभी तक काम नहीं कर रही हैं, या जिनका भी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, जो भी जिनका कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, तो उन सब पार्टीज को अब इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, फायदा ये होगा लिस्ट से बाहर निकालने के बाद भी जो इनको आज फायदे मिल रहे हैं, टैक्स में छूट वगैरह मिल रही है, वो सब नहीं मिलेगी। और ये होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टेप, याद रखिए। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम को काफी साफ कर देगा। टैक्स के जो फायदे हो रहे हैं उसका जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सकेगा, बेटर ट्रांसपेरेंसी आ सकेगी। और इलेक्शन के दौरान, क्योंकि फालतू की पार्टी भी है भाई, उनके नाम भी निकालने हैं, तो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, तो वो जो बोझ है वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लास्ट में यहां पर इस आर्टिकल में ये भी बोला जा रहा है कि व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड। आखिरकार हमें कौन कौन से रिफॉर्म की, कौन कौन से रिफॉर्म्स की जब मैं बात करता हूं, तो हमें सुधार की, कौन कौन से सुधार की जरूरत है। पहला, अगर आप यहां पर सुधार की बात कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करिए, इसमें बदलाव कीजिए। और चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिले, तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दो कि वो डी रजिस्टर कर सके किसी फेक पार्टी को, अगर डी रजिस्टर करना है तो। या फिर ऐसा कोई नियम बना दो कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है 10 साल तक, अगर वो इनएक्टिव होती है तो भाई वो अपने आप ऑटोमेटिक डी रजिस्टर हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो सकती है। ठीक है। या फिर यहां पर कंपलसरी कर दो कि अगर पार्टी को ये रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो इलेक्शन लड़े, रेगुलर बेसिस पे जो भी उससे सवाल जवाब हो उसके बारे में डिटेल शेयर करे, डोनेशन की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखे, क्या डोनेट हो रहा है क्या नहीं। याद रखिएगा, यही सब चीजें मैंने आपको समरी के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया है। पूरे आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से निचोड़ दिया है हम लोगों ने। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से यहां से प्रीलिम्स में या मेंस में बने, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, अब रेडी हो तो यहां पर एक मेंस का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, प्लीज इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल है, तो मेंस में आपको ज्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन क्या कहता है? द लैक ऑफ स्टैच्यूटरी पावर्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज अंडरमाइंस इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि भाई यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की ताकत नहीं है। अब ये ताकत नहीं है, मतलब कि जो इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी है इस पे क्वेश्चन उठता है। तो डिस्कस करना है इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई आज जितनी भी इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये तेजी से बढ़ रही हैं। हम क्या बदलाव कर सकते हैं इसके बारे में समझाना है, एक अच्छा सा आंसर लिखना है। हिंदी में भी प्रश्न प्रेजेंट कर दिया गया है, पढ़िए, रीड कीजिए, आंसर लिखिए, सबमिट करने पहुंच जाओ दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप में। उस ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। आप सोचोगे वो ग्रुप कहां पर है? सीधा यार टेलीग्राम पे जाओगे, लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, 80.4 के सब्सक्राइबर्स यहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग देखोगे और कहोगे कहां पे सबमिट करना है, तो याद रखिएगा कोई भी आपको ये मैसेज वहां कर दिखेगा, नीचे लिखा होगा इसके कमेंट्स, ये कमेंट्स लिखा है, इस पर क्लिक कर दोगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। देखो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, अपने नोट्स बनाने के यहाँ पर शेयर करते हैं, जो उनके नोट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इन बच्चों ने नोट्स बना के डेली बनाते हैं, अपने ये नोट्स बना रखे हैं, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में, वो मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये आप लोग देखोगे कुछ फालतू चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो उसको हटाया जाता है। फिर बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताया नोट्स के साथ साथ आपके जो आंसर्स हैं वो वगैरह सबमिट किए जाते हैं। किसी ने डिजिटल नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, वो डिजिटल नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। सब कुछ आपको मिलेगा इस ग्रुप के अंदर में। जाइए और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, एक दूसरे की मदद लीजिए। और इसीलिए तो ग्रुप बनाया है कि कोऑपरेटिव वे में काम करो, एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करो और एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे को सिलेक्शन दिलवाओ। ठीक है, आगे आते हैं ना। जो अगला आर्टिकल है वो हमारा पेज नंबर 10 पर देखने को मिलेगा, ये वाला।
ये बात करता है कि करंट समय पर जो ओपोजिशन पार्टी है कांग्रेस गवर्नमेंट, वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो सरकार ने रिसेंटली माइनिंग ऑपरेशन को वापस से रीओपन किया है उसके खिलाफ में ये आवाज़ उठाती है। क्योंकि देखो, सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रेजेंट ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व है तो भैया बहुत सारे टाइगर मिलते होंगे, और इस टाइगर रिजर्व में बहुत सारा मार्बल जो होता है, डोलोमाइट होता है, ये सब मिलता है। ठीक है, रॉक्स वगैरह, इंपॉर्टेंट मिनरल वगैरह मिलते हैं। तो उसके लिए खनन किया जाता है, माइनिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे माइनिंग ऑपरेशन, 50 से ज़्यादा माइनिंग ऑपरेशन इसमें चल रहे थे, जिससे नुकसान हो रहा था, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा इन जानवरों को जो उस टाइगर रिजर्व में प्रेजेंट है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी माइनिंग ऑपरेशन को बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। खबर यह है कि इन माइनिंग ऑपरेशंस को वापस से रिवाइव किया जा रहा है, वापस से शुरू किया जा रहा है, जिस वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट यहां पर क्वेश्चन उठा रही है कि सर ये एनवायरमेंट के अगेंस्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हो रहा है, हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए सरिस्का टाइगर रिजर्व की। तो ये बात हो रही है इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल के अंदर में। ये खबर है दोस्तों, लेकिन ये खबर अकेली आपकी काम की नहीं है। इसमें से जो इकलौती काम की चीज़ है जहां से एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बना भी तो वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। आइए आपको बताता हूं इसके बारे में, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर मैंने आपको बता दिया जो भी नया अपडेट निकलकर करंट समय पर आ रहा है। ये मैटर क्यों करता है, तो ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारा मार्बल, डोलोमाइट माइंस वगैरह प्रेजेंट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बैन कर दिया था। एनवायरमेंटलिस्ट हमारे ये कह रहे थे क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व में बहुत सारा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट आता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एक ऐसा एरिया होता है जो बिल्कुल कोर हिस्सा होता है जहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन प्रेजेंट है, तो इसको खतरा पहुंच सकता है, ये बात बोली जा रही थी, जिस वजह से ये रोक दिया गया था। नाउ आज वापस से सरिस्का टाइगर रिजर्व को शुरू कर दिया गया है, याद रखिएगा। मतलब माइनिंग ऑपरेशंस को यहां पर शुरू किया जा रहा है। अब माइनिंग ऑपरेशंस अगर शुरू करे जाते हैं तो इससे एनवायरमेंट को नुकसान होगा, ये बात कांग्रेस गवर्नमेंट का कहना है। आपको एग्जाम के लिए जो पढ़ के जाना है वो है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। पहली चीज़ इसका लोकेशन, क्योंकि हमेशा कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं में होता है तो उसका लोकेशन पूछ जाता है, तो यह है राजस्थान के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट। ठीक है, ये पहले वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर हुआ 1955 में, नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया 1979 में, फिर 1978 में, 1978 में फाइनली इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है और टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए दर्जा दिया जाता है। तो राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। आगे आते हैं, अब इसमें टाइगर्स के साथ साथ मतलब इसमें कौन सी टाइगर की पॉपुलेशन मिलती है, बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन होती है, दूसरे और स्पीशीज में मिलते हैं, लेकिन पॉपुलरली ये टाइगर के लिए जाना जाता है। बाकी सरिस्का टाइगर रिजर्व में यहाँ पर एक किला है ना, इतिहास का, यहाँ पर एक बानगढ़ फोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट झील है, पांदुपोले हनुमान टेम्पल है यहाँ पर, ठीक है, कांकवरी फोर्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से लोग जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, कमाई भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, फिर जब लोग जाते हैं पैसा खर्च करते हैं। तो प्रॉब्लम आज यही है कि भैया यहाँ पे अगर डेवलपमेंट करी, माइंस वगैरह वापस से शुरू करी तो इससे होगा प्रदूषण बहुत ज़्यादा, हमारे जानवर होंगे परेशान, वातावरण होगा नुकसान। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में 2014 में कुछ इसी आधार पे, इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको 3 जोड़े बनाकर दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा करेक्टली मैच है। 2014 का क्वेश्चन ये कहता है दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, सही बात है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है, गलत बात है। सारामती पीक नागालैंड में है, सही बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 ओनली। मतलब क्या पता चल रहा है कि सर ये लोकेशन पूछता है, ज़्यादातर लोकेशन पूछता है। कहोगे एक क्वेश्चन से डिसाइड हो गया क्या? नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखो, यूपीएससी का 2018 का प्रश्न कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, जिसको आप पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? फिर दूसरा देखो, 2018 के बाद 2020 में भी, 2020 में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व, जितने भी टाइगर रिजर्व अपने देश में प्रेजेंट हैं, इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व के पास, मतलब या कौन से टाइगर रिजर्व के पास में सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का है। और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है आपको बता चुका हूं, एक मेन कोर एरिया, टाइगर रिजर्व का मेन हिस्सा जहां पे टाइगर्स की पॉपुलेशन है, वहां पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो ऐसे जोन को हम क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट का नाम देते हैं। तो ये 2020 का जो यूपीएससी पीवाईक्यू है, ये कहता है कि बताइए आज इन चारों में से कौन से
टाइगर रिजर्व के पास में सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है तो वो है नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इसी के पास है, बाकी दूसरा सुंदरबन के पास, तीसरा रणथंभौर और चौथा कॉर्बेट के पास। क्लियर हो गया, तो ये भी यहाँ पे होता है डिस्कशन समाप्त। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस से, बस इतना ही आप लोगों ने पढ़ना है। एक आर्टिकल और है आज के न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक का, एक फंजाई के बारे में डिस्कशन हो रहा है, वो फंजाई के बारे में हम कल बातचीत करने वाले हैं, कल चर्चा करेंगे। सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।